मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम आदित्य है और सर आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। सर एक शब्द आता है रिमांड, जो क्रिमिनल लॉ में सर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और सर ये शब्द के बारे में हम लोग रोज ही सुनते हैं और मैं जहां पढ़ता था सर देहरादून में, वहां से भी मैंने अपने टीचर से पूछा इस शब्द के बारे में, बट कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला मुझे। और सर जैसे आप इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करते थे अपने जॉब में, और सर आज हम चाहेंगे कि इस शब्द रिमांड से हमारे बच्चों को जानकारी दें, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि इस एक टेक्निकल वर्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। देखो बेटा, रिमांड एक ऐसा शब्द है जिसको लोग सुनकर आधे लोग तो थरथरा जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ रिमांड का एक ही मतलब रहता है, वो है पुलिस रिमांड। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। रिमांड शब्द में आते हैं जुडिशियल कस्टडी रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड, जो कि सीआरपीसी की धारा 167 में दिए गए। अब एक चीज देखना होगा कि आखिर इस शब्द के बारे में शुरुआती जानकारी कहां से होनी चाहिए। भारतीय संविधान, क्योंकि पैरामाउंट लॉ है, उसके आर्टिकल 22 के क्लाज 2 में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर रास्ते के समय को निकालकर उसे किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत में प्रस्तुत करना होगा। अर्थात बड़ा सीधा सा मामला है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस अधिकारी किसी भी एक्यूज्ड को अपने कस्टडी में नहीं रख सकता जब तक कि उसे इसके लिए एथराइज न कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। तो शुरुआत कहां से हुई? आर्टिकल 22 क्लाज 2 से। अब आगे आइए। सीआरपीसी जब बनी 1973, तो इसके सेक्शन नंबर 57 में लिखा कि जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर रास्ते के समय को निकालकर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ये वहां का नियम हो गया। और जबकि आपके चीज और ध्यान रखें, हालांकि रिमांड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेक्शन 76 भी सीआरपीसी में है, जो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया एंड इन परस्पेंस ऑफ दैट वारंट if somebody has been arrested, he will also be produced before court of law within a period of 24 hours. तो अनुच्छेद 22 के खंड 2 का एप्लीकेशन मिलता है सेक्शन इफेक्ट सेक्शन नंबर 57 सीआरपीसी में। और अब जानने के लिए और आगे आना पड़ेगा, तो वो मिलेगा फिर सेक्शन नंबर 167
CRPC 1973। देखिए अरेस्ट के बारे में जो गाइडलाइंस है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है वो है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उस मुकदमे में तमाम गाइडलाइंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस मुकदमे की एक कॉपी हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को और DG पुलिस को भेजी गई थी ताकि इसका इम्प्लीमेंट हो सके। कभी आप थाने अगर जाएं तो आपको थाने में दो चीजें मिलेंगी, एक दीवार में शीशा लगा रहेगा, लिखा रहेगा क्या मेरी वर्दी ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में लिखा रहेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में दिए गए दिशा निर्देश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकदमा। अब आइए सेक्शन नंबर 167 CRPC के बारे में सोचते हैं। सेक्शन 167 कब एप्लीकेबल, साफ जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब ऐसे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और जिस समय प्रस्तुत किया जाता है अभियुक्त को, उस समय उस मामले के जो भी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, जैसे और क्या होंगे, FIR की कॉपी होगी और उसमेमें GD की कॉपी होगी, एक आध CD जो कटी होगी वो होगी, अगर एक आध लोगों के 161 CRPC के बयान दर्ज कर लिए गए होंगे तो वो होगा, और प्लस अगर उस मुलजिम के कब्जे से कोई चीज बरामद हुई, चाहे वो स्टोलन का है, चाहे कोई खतरनाक हथियार है, तो वो भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तब एक रिमांड रिक्वेस्ट दी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। पहले हम बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर। 167 में वो भी, अब 167 में पुलिस कस्टडी रिमांड भी है। तो एक जुडिशियल कस्टडी रिमांड की एक रिमांड रिक्वेस्ट दी जाती है कोर्ट में, और उसमें वो आप जानते हैं सेक्शन नंबर 167 में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो है वो एक रिक्वेस्ट करता है कि साहब अभी इस मुकदमे में फला फला करते करना बाकी रह गया है, अतः अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए हमें 15 दिन का रिमांड दिया जाए। हालांकि प्रैक्टिकली आप भी देखेंगे कि ये रिमांड 14 दिन का ही मांगा जाता है, लेकिन जो 167 CRPC में उल्लिखित है उसके अनुसार 15 दिन तक एक बार में दिया जा सकता है। फिर 14-15 दिन बीते, कितना रिमांड लिया गया है, अभी भी इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं है, फिर रिमांड रिक्वेस्ट भेजेंगे। और नियमानुसार अब तक जितनी तफ्तीश हुई है
जितने भी पर्चे किता किए गए हैं सीडी के, उनको भी साथ में भेजना चाहिए। और रिमांड रिक्वेस्ट में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि इस इन्वेस्टिगेशन में अब क्या क्या शेष है, वो आता भी है, लेकिन होता क्या है कि रिमांड रिक्वेस्ट आ जाती है और लास्ट सीडी का एक पन्ना आ जाता है, उसी में वो फिर डाल दिया, फिर मिल जाता है। 167 में आपने देखा कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए मैक्सिमम रिमांड पीरियड के लिए 2 नियम है, एक 60 दिन का, एक 90 दिन। 60 दिन का रिमांड वहां मिलता है जहां वो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें 10 साल तक की सजा है। अर्थात अगर अभियुक्त को ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया है जिस जुर्म में मैक्सिमम सजा 10 साल की, तो 60 दिन से ज्यादा उसे फिर कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। इसके पहले आपको अपना इन्वेस्टिगेशन को डिस्पोज ऑफ कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं और 60 दिन की जगह 62 दिन हो गए, तब वो मुलजिम को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और वो जमानत उसी प्रकार से परमानेंट जमानत मानी जाएगी जैसे चैप्टर नंबर 33 में दिया गया, यानी 436 से 439 वाला प्रोविजन, जहां 450 तक पूरा चैप्टर, वो परमानेंट बेल मान ली जाएगी। एक चीज जान जाओ बच्चों, अगर हाई कोर्ट में भी बेल पेंडिंग है और आपने अगर 60 दिन वाला क्राइम है और 60 दिन में आपने नहीं भेजा इच्छा से, तो भले एप्लीकेशन पेंडिंग हो हाई कोर्ट में, वो यहां से मजिस्ट्रेट यहाँ से जमानत हो जाए। यही पोजीशन उन अपराधों के संबंध में भी है जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है। हिंदुस्तान में जो सजाएं हैं आईपीसी में सेक्शन नंबर 53 में दी गई, जिसमें मैक्सिमम जो सजा है वो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो अगर वो मामला ऐसा है जिसमें 10 साल की ज्यादा सजा था, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 14 साल है, या फांसी की सजा वाला अपराध है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का टाइम मिलेगा। ये हम सारी बात कर रहे हैं जुडिशियल कस्टडी रिमांड के बारे में। इसमें बेटा होता क्या है कि वो मुलजिम जब जुडिशियल कस्टडी रिमांड मिल जाती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और हर जब रिमांड पूरा होता है तो कोर्ट में लाया जाता है। अगला रिमांड मिल जाता है फिर कोर्ट में भेज दिया जाता है। अगर जमानत नहीं हुई है तो 60 दिन या 90 दिन में उसके संबंध में जो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट का मामला है तो वहां पे जैसे सीआरपीसी में 15 दिन है एक बार में, ज्यादा से ज्यादा, वहां 2 महीना है। 15 दिन की जगह पर एक बार में 2 महीने का रिमांड आप ले सकते हैं। और जैसे आईपीसी में जो मैक्सिमम रिमांड पीरियड है तो 90 दिन का है, वो वहां 1 साल है। अर्थात 1 साल तक आप अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रिवेल रख सकते हैं। तो ये तो हो गया जुडिशियल कस्टडी रिमांड के बारे। लगे हाथ की और जानिए कि जब मुलजिम को थाने से पकड़कर अदालत में पेश किया जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी रिमांड में जेल भेजा जाता है,
तो वो जो वारंट है वो अंडर सेक्शन नंबर 167 सीआरपीसी में भी है, जो देखते ही मालूम हो जाता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का टाइम। एक की और आपने अगर ध्यान दिया होगा, वो है 164 164 और 164 जो है सीआरपी से 164 क्या है, तो 164 कह रहा है अगर मुलजिम का स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 है तो ये जुर्म इकबाल है। बढ़ गया बेटा, कहीं बढ़ गया उनके पास, वो जुर्म इकबाल है। और लेकिन वो जो जुर्म इकबाल है वो दौराने इन्वेस्टिगेशन ही होगा, क्योंकि 164 का जो सेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर आ रहा है। मैं समझता हूं कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड के बारे में अब और कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचा होगा जिस पर चर्चा की जाए, इसलिए अब हम लौटते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड पर। पुलिस कस्टडी रिमांड क्या होता है, इसका औचित्य क्या, रौनक? तो 15 ठीक है। पुलिस कस्टडी रिमांड जो दहशत पैदा कर देता है मुजरिमों में, वो क्या? देखिए, अव्वल तो एक बात जानिए प्रैक्टिकली, अगर मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो शायद पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत कम पड़ती है। क्यों? जो भी पूछना होगा पूछताछ लेगी। दिक्कत तो तब आती है जब आप लोगों के माध्यम से, यानी डिफेंस काउंसिल्स के माध्यम से, वह मुलजिम कोर्ट में सरेंडर कर जाता है। अब वो पुलिस के हाथ लगता नहीं, तो पुलिस पूछेगी कैसे? ऐसे मामलों में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता होती है, जिसे कोर्ट से रिक्वेस्ट करके मांगा जाता है। पुलिस कस्टडी रिमांड कब लिया जा सकता है? मान लिया वो मुलजिम सरेंडर कर गया या पुलिस ने ही अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया, और वहां से मुलजिम जुडिशियल कस्टडी रिमांड में चला गया, बाद में कोई दूसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ और उसने गिरफ्तारी दौरान बताया कि साहब, हम लोगों ने जिस हथियार से वो मर्डर किया था, वो हथियार वो वाला मुलजिम जो जेल जा चुका है उसे ने छिपाया है, कहीं का वो जानता था, वही हमें तो मालूम नहीं। या उसके जो कपड़े और जूते थे मृतक के, ये भी उसने डिस्पोज ऑफ किए, कहीं खोद गड्ढा गाड़ा है, साहब हम तो बता नहीं पाएंगे। तब पुलिस अधिकारी यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो एक एप्लीकेशन डालता है। आपको ध्यान रखने की क्या बात है, मेन मुद्दा यह है ध्यान रखने वाला कि अगर एक बार जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो गया है तो दूसरा रिमांड न होने पाए, अब आप पुलिस कस्टडी रिमांड लगा दें। अगर वो 14वें दिन या 15वें दिन कोई दूसरा रिमांड हो गया दोबारा, अब आपको नहीं मिलेगा पुलिस कस्टडी रिमांड। और क्या ध्यान रखना है?
और ये ध्यान रखना है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की जो एप्लीकेशन होगी वो आयोग की तरफ से होगी, जिसको फॉरवर्ड करना होगा किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। लेकिन वो राजपत्रित अधिकारी पुलिस का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे अभिज्ञान अधिकारी, आप भी तो राजपत्रित, आप इन फॉरवर्ड कर दिया, वो नहीं माना जाएगा। वो उन्हीं के विभाग के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा फॉरवर्ड होना चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य और तर्क क्या होगा? वो ये होगा कि ये जो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है, इसमें उच्च पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में है, जानकारी में है। आयोग अपनी तरफ से परेशान करने की नियत से ऐसा नहीं कर रहा है। और उस पर रिवीजन अधिकारी जो भी न्यायालय में होंगे वो बहस करेंगे। मुलजिम तो कहेगा ही। एक चीज और जान जाओ, मुलजिम जेल में है तो वो आयोग यहां से एक परमिशन मांगेगा कोर्ट से कि साहब हमें मुलजिम के बयान लेने हैं जेल में, ये परमिट कर देंगे। वो जाएगा कारागार में, जिला कारागार में, और वहां उसके पास परमिशन नहीं है कोर्ट की। वो अंदर जाके मुलजिम से बात करेगा और लौट के उनका बयान लिख लेगा और लौट के एक एप्लीकेशन लगा देगा कोर्ट में कि साहब उसने कहा है कि साहब अगर आप हमें बाहर ले चलिए, हम आपको आला कत्ल भी दिलवा देंगे उपलब्ध, क्योंकि हमें ढूंढ पाएंगे, आप तो ढूंढ नहीं पाओगे। बरगद के पेड़ नीचे हमने छिपाया गड्ढा खोद के, और उसके जूते और कपड़े भी हमने जो छिपा रखे हैं वो भी आपको दे देंगे। अब जब ये एप्लीकेशन लगेगी, प्रोवाइडेड के गैजेट द्वारा फॉरवर्डेड होना चाहिए और पीओ साहब आपके वो करेंगे, यानी कि अभियान अधिकारी बाउंस करेंगे, तो मुलजिम को किसी डेट पे तलब किया जाएगा। एक चीज और, अगर दूसरा रिमांड होने के एक दिन पहले भी एप्लीकेशन लग गई तब हुआ करे दूसरा रिमांड, फिर आपके एप्लीकेशन जाएगा तो वो मुलजिम तलब होगा कोर्ट में, वो तो मना ही करेगा। कौन मुलजिम कहेगा हम पुलिस रिमांड जाएंगे। एक मुकदमा याद रखना, सुरेश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस शायद 1984 का सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मुलजिम मना भी करे तभी मजिस्ट्रेट को ऐसा रिमांड देने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बेटा, जो